स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे पॉलिटी से रिलेटेड एंड पर्टिकुलरली अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज के प्रीमिक्स की, जहां पर आर्टिकल 368 के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इससे रिलेटेड आपको क्या बताना है, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपकी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो आपका अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि बेसिकली वो पार्लियामेंट में ही इनिशिएट की जा सकती है। सेकंड में कह रहे हैं आपका कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए कि वो रेफर किया जाए स्टेट लेजिस्लेचर्स को। और थर्ड में कह रहे हैं इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो वहां पर एक जॉइंट सिटिंग समन की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा। तो यहां पर आपको बहुत ही सिंपल सी 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। थोड़ा सोचने वाली बात है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर जो आपकी बात की गई है अमेंडमेंट की कि संविधान को अमेंड करना है, तो उसमें आपकी जो पहली स्टेटमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ ये पार्लियामेंट में ही इनिशिएट की जा सकती है, तो ये बिल्कुल यहां पर करेक्टली बताया गया है। ठीक है जी। सेकंड में जो कह रहे हैं कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू रेफर एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहां पर गलत है कि अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट रहेगी जिसके चलते जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, हमारी इंडियन पॉलिटी का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पर जो आपकी अमेंडमेंट रहेगी, जो बिल रहेगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर्स को वहां पर पास किया जाएगा, रेफर किया जाएगा, जिसमें कंडीशन ये लगाई जाएगी कि हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स को उन्हें रेटिफाई करना है, तभी वो आपका बिल आगे पास ऑन किया जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम देखें थर्ड में जो बात हो रही है कि अगर किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट रहे बिटवीन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो वहां पर जॉइंट सिटिंग, तो जी नहीं, इस प्रकार का कोई भी प्रोविजन वहां पर मेंशन नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, उसी के आधार पर आपकी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिस अगर हम बात कर लें कि पहली बात तो 2 तरीके हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के, स्पेशल मेजोरिटी, फिर एक आती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी, बट साथ के साथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी वहां पर कंसेंट होना जरूरी है। तो बेसिकली यहां पर जैसे कि हमने बात की कि अगर कोई ऐसे प्रोविजन रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, तो बेसिकली आपके इस पर्टिकुलर सेकंड कैटेगरी के थ्रू वहां पर अमेंड किए जाएंगे। ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनकी रेटिफिकेशन। ठीक है जी। तो ये तो रहा आपकी सिंपल सी बात। उसके अलावा जो अगर 1 और मोर अगर कोई ऐसे स्टेट्स रहते हैं कि वो कोई एक्शन नहीं लेते बिल पे, तो उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर सिंपल सी बात क्या रखी गई है कि जो आपके स्टेट्स हैं, हाफ ऑफ द स्टेट्स का वहां पर कंसेंट होना जरूरी है, तो वहां पर वो फॉर्मेलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। और ना ही कोई टाइम लिमिट भी आपका मेंशन किया गया है विद इन विच द स्टेट्स हैव टू गिव देयर कंसेंट टू द बिल। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर हम देखें कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि अमेंड किए जा सकते हैं विद द कंसेंसस ऑफ द स्टेट, तो वो भी आपको लिस्ट यहां पर प्रोवाइड की गई है। लक्ष्मीकांत में डिटेल में आपको ये सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, आप जाके देख सकते हैं, एक बार अपना रिवीजन भी वहां पर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो आपसे बात की गई थी कि आपके डिसएग्रीमेंट रहे बिटवीन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो वहां पर कोई भी प्रोविजन नहीं है किसी भी जॉइंट सिटिंग का फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 3 आपको यहां पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड में कह रहे हैं कि इंक्लूड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और थर्ड में कह रहे हैं कि बेसिकली आपका इनकॉर्पोरेट किया गया था फ्रॉम द जुडिशियल इन्वेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर आपकी फर्स्ट और सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स थ्रू आउट द आपकी जितनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, हर एक केस में कोई नई बात की गई है, हर एक केस में आपका कोई नया एलिमेंट वहां पर लगाया गया है बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम एवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो बेसिकली वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी बात की गई है। ठीक है जी। और ना ही ये हमारे संविधान में कहीं पर मेंशन्ड है। ठीक है जी। कि बेसिकली जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जुडिशियल इन्वेंशन है किसकी, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की। कौन से केस में अभी हम डिस्कस करेंगे, बट यहां पर पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली ये जो आपका केशवानंदा भारती केस है 1973 का, तो वहीं से ही आपकी जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी इन्वेंशन हुई थी। तो काफी सारे आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के जो कि थ्रू आउट द वर्डिक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स अलग अलग केसेस में वहां पर उन्होंने वहां पर रखी है। ठीक है जी। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी हो गया, सेक्युलर कैरेक्टर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। अर्थात यहां पर अगर कोई भी आपका लॉ इस तरीके का निकाला जाता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस तरीके की जाती है जो कि इस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, तो वहां पर उस
पर्टिकुलर लॉ के ऊपर जुडिशियल आपका रिव्यू लग सकता है, ठीक है जी, कि उसमें देखा जा सकता है कि हाँ जी किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहा है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसे वहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोबारा से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको क्या बताना है इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है जी। तो पहले में क्या कह रहे हैं कि कोई भी अमेंडमेंट सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है, कैन बी इवैल्यूएटेड फॉर द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और सेकंड में कह रहे हैं जो आपके एक्ट्स हैं अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है जी, कि उन्हें भी जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो यहां पर अब आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बेसिकली यहां पर आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। बात कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात यहां पर क्या रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने वामन राव का एक जो केस था 1981 का, उस दौरान एक वर्डिक्ट रखा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो एप्लीकेबल कब रहेगी, कि जो आपकी अमेंडमेंट्स अप्रैल 24 1973 के बाद हुई होगी, जब आपका केशवानंद भारती केस हुआ था, तो उसके बाद की जितनी भी आपकी अमेंडमेंट्स हैं उन्हें वहां पर रिव्यू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक डॉक्ट्रिन, ठीक है जी, बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है हमारी। और जो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है ये सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पर ही एप्लीकेबल रहेगी, बाकी एक्ट्स पर नहीं की जाएगी, ठीक है जी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। चार कोड्स दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, कह रहे हैं कि एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, कि कोई भी मेंबर रहेगा पार्लियामेंट का वो इंट्रोड्यूस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सेकंड में कह रहे हैं द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, की परमिशन तो लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वहां पर इंट्रोड्यूस करने से पहले। तो ये आपको दो स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है कि कोई भी यहां पर मेंबर, कोई भी मिनिस्टर आपका पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, बट आपके जो परमिशन की बात यहां की गई है तो ये आपका नहीं मेंशन्ड है, ठीक है जी, इस चीज की जरूरत नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो ए ऑप्शन आपकी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रोसीजर रहता है, कि किस तरीके से जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 368 में वहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है जी। डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आपका क्या होगा, इनिशिएशन कहां की जाएगी, किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में वहां पर शुरुआत की जा सकती है। किसी भी मेंबर, कोई प्राइवेट मेंबर भी रहेगा, कोई मिनिस्टर भी रहेगा, तो वो भी वहां पर कर सकते हैं, बट इसमें कोई भी प्रेसिडेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि आपसे स्टेटमेंट सेकंड में पूछा गया। उसके बाद क्या है कि हर एक बार आपके जो हाउस हैं उनके द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी सेपरेटली दोनों के दोनों आपके वहां पर पास करने जरूरी हैं, कि आपका राज्यसभा भी उसे पर्टिकुलर बिल को पास करे और लोकसभा भी उसे वहां पर पास करे, ठीक है जी। और अगर जो हमारे फेडरल प्रोविजंस हैं संविधान के, अगर वो अमेंड हो रहे होंगे तो वहां पर हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन लेना भी जरूरी है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम देखें क्या इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आपका ये जो बिल है ये प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है असेंट के लिए, और जो प्रेसिडेंट है उनको इस पर्टिकुलर बिल के लिए अपना असेंट देना ही पड़ता है, ना वो विथहोल्ड कर सकते हैं ना उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो एक बेसिक सी यहाँ पर प्रोसीजर आपको बता दी गई है, जिस तरीके से जो हमारा संविधान है वो अमेंड किया जाता है, या हम कह सकते हैं उसमें किस तरीके से आपका बिल वहां पर पास किया जाता है और कैसे वो एक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ पर असेंट मिल गया तो उसके बाद आपका जो बिल है वो बेसिकली यहाँ पर कहा जाता है कि अब उसे एक्ट बना दिया जाए, ठीक है जी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि यहां पर जो आपकी रेटिफिकेशन है जो स्टेट्स द्वारा यहां पर रखी गई है, तो ये आपकी वहां पर जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं तो वहां पर सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन से आपके केसेस जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने बात की, काफी ऐसे केसेस हुए थे टाइम बाय टाइम जिसके चलते जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है, जो केशवानंद भारती केस से शुरू हुई थी, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड करते गए, ठीक है जी। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि आपका इंदिरा नेहरू गांधी केस था 1975 का, फिर कह रहे हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन केस 1991 का, फिर कह रहे हैं इंदिरा सोनी सेकंड केस 2000 का। तो 3 केस दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन कौन से केसेस हैं जिनका आपका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने आपके बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एलिमेंट्स ऐड करने का। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी तीनों की तीनों केसेस बिल्कुल करेक्टली बताए गए हैं कि तीनों के तीनों केसेस आपके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड हैं। किस तरीके से कि वहां पर जो आपका इंदिरा गांधी का जो नेहरू गांधी केस था,
1975 का। उसके चलते क्या रखा गया, क्या क्या एलिमेंट्स ऐड किए गए कि इंडिया आपका सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस रहेगा, हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड रिलीजन है वहां पर, गवर्नमेंट लॉज बेसिकली आपके वहां पर जो लॉज निकाले जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ लॉज है, नॉट ऑफ मैन है, कि वहां पर रूल ऑफ लॉ की बात की गई, जुडिशियल रिव्यू इंश्योर किया गया कि कोई भी अगर लॉ निकाला जाता है तो वो आपका जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकता है, चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस वहां पर होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको डेमोक्रेसी वहां पर स्थापित करनी है। उसके अलावा आपका दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142 इन सभी के बारे में बात की गई। फिर प्रिंसिपल इक्वालिटी के बारे में बात की गई आपके इंदिरा सोहनी सेकंड केस में। उसके अलावा आपका आयर कोयलो केस भी 2007 का इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी केसेस आपके कंपाइल्ड फॉर्मेट में लक्ष्मीकांत में लास्ट में जब आपका जो ये चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर इजीली आप देख सकते हैं पूरा टेबल की फॉर्म में आपको अवेलेबल है। आप एक बार जरूर उसे अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो वहां से आप रिलेट भी कर सकते हैं और इन तरीके के पॉइंट्स को आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी ने अच्छा परफॉर्म किया हो। काफी बेसिक नेचर के क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर मैं उम्मीद लगा सकता हूँ कि 5 आउट ऑफ 5 काफी अच्छा स्कोर रहा होगा काफी लोगों का। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए तो एक बार रिवाइज कीजिए, दोबारा एक बार देखिए कौन कौन सी चीजों में कमी रहेगी, क्या क्या चीजें आपकी स्किप होगी वहां पर, किस वजह से वहां पर गलतियां हुई हैं, और उन चीजों को अपने नोट्स में जरूर अच्छे से कंपाइल कर लीजिए। नोट्स में कंपाइलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ के अगर हम निकल जाते हैं तो वो चीज हमें ध्यान नहीं रहती। नोट्स में लिख दोगे एक बार, दोबारा जब उस चीज को पढ़ोगे तो ध्यान आएगा जी हाँ ये उस टाइम मैंने गलत किया था, तो दोबारा आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है जी, कल है हमारा इकोनॉमी का, तो गवर्नमेंट फाइनेंस आपका कल का टॉपिक है, तो एक बार अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन यहां से डिस्कस करेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।